ह्यूमन हिस्ट्री में हम जब भी लिबरलिज्म शब्द सुनते हैं तो हमको एक बहुत होपफुल आइडिया जो है वो नज़र आता है। आपको लिबरल्स जो है वो मॉरल प्रोग्रेस के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, फ्रीडम के बारे में और ह्यूमन राइट्स के बारे में और इस तरह की बहुत सी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में जो है बात करते हुए नज़र आ जाएंगे। लेकिन क्या सच में लिबरलिज्म उतना ज़्यादा पॉजिटिव है जितना आज हम इसको समझते हैं, या इसमें भी दूसरी आइडियोलॉजीज़ की तरह बहुत सी नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। तो याद रखिए कि लिबरलिज्म जिस तरह से दूसरी आइडियोलॉजी हैं, उसी तरह से ये भी एक आइडियोलॉजी है। अब जैसा कि मैंने आपके सामने ये मेंशन किया कि लिबरलिज्म भी दूसरी आइडियोलॉजीज़ की तरह एक आइडियोलॉजी है, तो हमको लिबरलिज्म समझने से पहले ये समझना होगा कि आइडियोलॉजी क्या होती है। तो पहले हम आइडियोलॉजी समझेंगे, फिर उसके बाद हम लिबरलिज्म की तरफ जो है मूव करेंगे। देखिए, जब हम आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि इसको वर्ल्ड व्यू भी कहा जाता है। बहुत से लोग इसको सेकुलर रिलीजन भी कहते हैं। डी ट्रेसी एक स्कॉलर गुजरे हैं, उन्होंने सबसे पहले इस टर्म का जो है वो यूज़ किया था, आइडियोलॉजी का। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ तो आइडियोलॉजी ये एक ऐसा सिस्टम है जो ये डिसाइड करता है कि कौन से फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट नहीं हैं और कौन से एक्शंस एक्सेप्टेबल हैं। 3 चीज़ें हो गई, कौन से फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट नहीं हैं और कौन से एक्शंस एक्सेप्टेबल हैं। ये 3 चीज़ें। हम इन तीनों को जो है एग्ज़ाम्पल्स के साथ जो है वो समझेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कौन से फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, आप ये बात जानते हैं कि अर्थ और सन के बीच जो डिस्टेंस है वो 93 मिलियन माइल्स है। लेकिन ये एक फैक्ट है, हम ये बात जानते हैं, हर कोई ये बात जानता है कि इतना डिस्टेंस जो है वो अर्थ और सन के बीच में है। लेकिन आइडियोलॉजी जो है वो इसकी तरफ जो है ध्यान नहीं देती है। ये एक फैक्ट है, लेकिन वो इसको इग्नोर कर देती है, इसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आइडियोलॉजी जो है वो मैक्सिमम टाइम जो है हम देखते हैं कि फ़िलॉसफ़ी और पॉलिटिक्स के बारे में जो है बात करती है। उसके लिए ज़रूरी भी नहीं था कि वो ये देखे कि अर्थ और सन में जो है कितना डिस्टेंस है। अब एक और फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि ह्यूमंस में आपको जो है डाइवर्सिटीज़ देखने को मिल जाती हैं। ह्यूमंस के अलग-अलग कल्चर होते हैं, अलग-अलग लैंग्वेजेज़ होती है और अलग-अलग रिलीजन्स जो है वो होते हैं। ये भी एक जो है फैक्ट है, ये बात हम जानते हैं कि अलग-अलग रिलीजन्स और अलग-अलग जो है कल्चर्स ह्यूमंस में हमको देखने को मिलते हैं। ये भी एक फैक्ट है। अब इस डिवीज़न को, जो कि एक फैक्ट है, अलग-अलग आइडियोलॉजीज़ अलग-अलग तरीक़े से जो है वो देखती है। जैसे कि अगर मैं फेसिज़्म के बारे में बात करूँ, तो फेसिज़्म ये कहता है कि ह्यूमन में डाइवर्सिटी होने का मतलब ये है कि कुछ लोग जो है वो सुपीरियर हैं और कुछ लोग जो है वो इन्फीरियर हैं। जैसे कि जो व्हाइट हैं वो सुपीरियर हो गए और जो ब्लैक हैं वो आपके इन्फीरियर हो गए। और लिबरलिज्म इसी फैक्ट को लेकर ये कहता है कि ह्यूमन में डाइवर्सिटी होने का कोई ऐसा मतलब नहीं है, सब लोग बराबर हैं और सब लोग जो है वो इक्वल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लिबरलिज्म भी कुछ एक्सेप्शंस ले आता है, जैसे कि हम अभी आगे आगे चल के जो है बात करेंगे। इसको एक और एग्जांपल से इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे कि अभी मैं कैमरे से जो है वीडियो शूट कर रहा हूँ और कैमरा लेंस का जो असल फोकस है वो मेरे ऊपर है, दूसरी चीज़ों के ऊपर जो है फोकस नहीं है, जो कि ठीक है, मेरे ऊपर ही होना चाहिए। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर इसी कैमरा लेंस का मेरे ही ऊपर सही से फोकस ना हो तो आप क्या समझेंगे, यानी थोड़ा सा दिखाए, थोड़ा सा ना दिखाए, धुंधला दिखाए, जो मेन सेंटर है उसी के ऊपर जो है वो सही से फोकस नहीं कर रहा है, तो फिर आप इस कैमरे लेंस को चेंज कर देंगे, कैमरा चेंज कर देंगे। तो इसी तरह से आइडियोलॉजी जो है वो काम करती है। आइडियोलॉजी उन तमाम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर भी फोकस नहीं करती जिस पर उसको फोकस करना चाहिए। बहुत सी चीज़ों को जो है वो छोड़ देती है, बहुत सी उन चीज़ों पर फोकस करने लगती है जिस पर उसको फोकस नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो है आप ये देखते हैं कि आइडियोलॉजीज़ में कितनी सारी नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो भरी हुई हैं। इस बात को जो है माइंड में रखिएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये निकल कर आती है कि लिबरलिज्म इसीलिए अपने आप को आइडियोलॉजी नहीं कहता है। लिबरलिज्म ये कहता है कि हम नेचुरल हैं, हम न्यूट्रल हैं और हम लिबरलिज्म को जो है वो आइडियोलॉजी नहीं मानते हैं। और इसीलिए एक बहुत फेमस फिलोसोफर जिनका नाम था फ्रांसिस फुकुयामा, वो ये कहा करते थे कि लिबरलिज्म जो है वो कोई आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि वही एंड ऑफ हिस्ट्री है। अब कुछ देर पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि आइडियोलॉजी हमको ये भी बताती है कि कौन से एक्शंस जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। इसका क्या मतलब हुआ? वॉयलेंस, यानी आप किन किन लोगों पर जो है वो इजीली जो है वॉयलेंस कर सकते हो, इसका मतलब यही है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फैसिज्म जो है,
फैसिज्म ये कहता है कि जो आपके इन्फीरियर लोग हैं यानी ब्लैक लोग जो हैं उनके साथ जो आप चाहो वो कर लो। यहाँ पर जो है जल्दी से जो है लिबरलिज्म आता है, वो ये कहता है नहीं, हम पीस की बात करते हैं, हम इक्वालिटी फॉर ऑल की बात करते हैं, हम जस्टिस फॉर ऑल की बात करते हैं, हम फ्रीडम फॉर ऑल की बात करते हैं। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, वो भी एक्सेप्शन ले आता है। आप जॉन लॉक के देखिए, जॉन लॉक जिसने लिबर्टी के बारे में सबसे पहले बात की, वो ये क्या कहता है? वो ये कहता है कि लिबर्टी सबके लिए है, लेकिन खुद ही एक्सेप्शन ले आता है स्लेवरी का, नहीं स्लेव्स होने चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल जो ये कहते हैं, इनको आज कुछ नहीं। इसी तरह से जॉन स्टुअर्ट मिल आप देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहते हैं कि लिबर्टी सबके लिए होनी चाहिए, फ्रीडम सबके लिए होना चाहिए, लेकिन इंडियंस को जो है वो एक्सेप्शन में डाल देते हैं। इंडियंस के बारे में उन्होंने उस टाइम कहा था कि इंडियंस जो है उनको उनके पास जो है फ्रीडम नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं हिस्ट्री की बुक में, आप उठाकर देखिए, वो उन्होंने ये बात कही थी कि इंडियंस जो है वो इस लायक नहीं है कि अपने ऊपर जो है अभी रूल कर पाएं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये बात कही थी। और आज की दुनिया में भी अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबके पास जो है वो राइट्स नहीं है। बहुत सी लिबरल कंट्री जो अपने आप को लिबरल करती कहती हैं, इमिग्रेंट्स की जो इशू है वो अभी तक जो है उनसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, उनके पास जो है सारे राइट्स नहीं है। वाइट का हुआ रेसिज्म जो है वो अभी भी जो है चरम पर है। कोई अगर ये कहता है कि हम जो है लिबरल कंट्री हैं, हम सबको जो है हर चीज़ दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये सब जो है धोखा है। ये बात जो है हमेशा माइंड में रखिएगा कि लिबरलिज्म जो है जिस तरह से अपने आप को दिखाना चाहता है वैसा वो एक्चुअली है ही नहीं। अभी इसके बारे में हम अभी तक आगे बात करेंगे। अभी तक जो भी हमने बात की है वो हमने आइडियोलॉजी के बारे में बात की कि आइडियोलॉजी जो है वो किस तरह से काम करती है और किस किस बेस पर जो है वो काम करती है, और कि कौन कौन सी नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो उसमें जो है पाई जाती हैं। और इसीलिए जो लोग आइडियोलॉजीज़ को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि हम जो है आइडियोलॉजी जो है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि हम साइंस जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आइडियोलॉजी के बारे में सब कुछ जानने के बाद अब हम लिबरलिज्म के बारे में जो है बात करेंगे। तो लिबरलिज्म जो है ये लिबर्टी से निकला है, और लिबर्टी जो है ये लिपर्टी से निकला है, पी के साथ, जो कि एक लैटिन वर्ड था जिसका मतलब होता है आज़ादी। और अगर हम इसके लिबर्टी के फिलोसॉफिकल मीनिंग की तरफ जाएं, तो द मॉरल फिलोसफी दैट प्रमोट्स मैक्सिमाइजिंग इक्वालिटी, फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी। फ्रीडम का मतलब आप जानते हैं, इक्वालिटी का मतलब आप जानते हैं, और ऑटोनॉमी का मतलब जो होता है योर ओन रूल। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा प्रोमोट्स यानी फैलाना, मैक्सिमाइजिंग बढ़ाना, जितना ज़्यादा बढ़ा सके फ्रीडम को, इक्वालिटी को और ऑटोनॉमी को, जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सके, ये मतलब होता है लिबरलिज्म का, अगर हम फिलोसफिकली देखें। लेकिन इससे पहले कि हम थोड़ा सा और डीप लिबरलिज्म की तरफ जाएं, थोड़ा सा हम ये जानेंगे कि लिबरलिज्म की जो है हिस्ट्री क्या है, यानी लिबरलिज्म जो है वो कहाँ से आया है, किस तरह से पैदा हुआ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि लिबरलिज्म का कैपिटलिज्म के साथ जो है वो क्या रिलेशन है। और जो तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि लिबरलिज्म में क्या क्या कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो पाए जाते हैं। तो इन तीन चीज़ों के बारे में हम बारी बारी जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो ये है कि लिबरलिज्म आया कहाँ से, यानी थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ। तो लिबरलिज्म की हिस्ट्री की तरफ जब हम जाते हैं तो हमको ये बात मालूम है कि ये यूरोप से निकला था। और यूरोप की हिस्ट्री को अगर हम फेजेस में डिवाइड करते हैं तो वो 5 फेजेस में बढ़ जाता है, जिसमें से जो तीसरा फेज था उसको हम एरा ऑफ रेनेसेंस के नाम से जानते हैं। और ये एरा ऑफ रेनेसेंस 14 सेंचुरी से जो है 16 सेंचुरी तक जो है वो चला था। तो रेनेसेंस का मतलब क्या होता है? रेनेसेंस का मतलब होता है खोई हुई चीज को पा लेना। हुआ क्या था कि जीसस के बर्थ से पहले यूरोप में जो है वो लिटरेचर पे बहुत काम हुआ था, बहुत सी बुक्स जो है वो लिखी गई थी, लेकिन वो जो है उस वक्त की यूनानी जो लैंग्वेज थी उसमें लिखी गई थी। लेकिन बाद में जो है वो दूसरी लैंग्वेजेस आने लगती हैं, लोग यूनानी लैंग्वेज को जो है भूल जाते हैं। अब 14 सेंचुरी में वो लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स ने इतना ज़्यादा किताबों पर काम किया है उसको ट्रांसलेट किया जाए अपनी लोकल लैंग्वेज में और उसको पढ़ा जाए और अपनी सोसाइटी को जो है और बेटर बना दिया जाए। तो 14 सेंचुरी में जो है ये काम होना जो है शुरू हो जाता है, यानी जो चीज़, जो टैलेंट हमारे पास था, हम जिसको खो चुके थे उसको हम दोबारा पा लें। इसीलिए इस पीरियड का जो नाम रखा गया था वो रेनेसांस रखा गया था। अब इसी टाइम पीरियड में एक मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसको हम ह्यूमनिज्म के नाम से जानते हैं। ह्यूमनिज्म का मतलब क्या होता है कि वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस एट सेंट्रल लेवल, यानी अब जो हम फोकस करेंगे वो सबसे ज़्यादा वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस पर करेंगे, यानी जो असल जो सेंटर होगा वो
ह्यूमंस होंगे सबसे ज़्यादा हम लोगों के ऊपर, लोगों के वेलफेयर के ऊपर, और किस तरह से हम लोगों को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, हम इस पर जो है काम करेंगे। और जो एक और मूवमेंट वहाँ पे स्टार्ट होता है, उसको हम कहते हैं रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन में क्या डिसीजन लिया गया था और क्या चीज़ें हो रही थी, वो ये था कि हम जो है हमारी जो सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हम उनको जो है सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जो है रिफॉर्मेशन में हमें देखने को मिलता है। ह्यूमनिज़्म के रिज़ल्ट में हमको 2 चीज़ें जो हैं नज़र आती हैं। पहला है लिबरलिज़्म और दूसरा है साइंटिज़्म। साइंटिज़्म क्या होता है? साइंटिज़्म का मतलब ये होता है कि आप जब तक कोई चीज़ नहीं मानेंगे, जब तक वो साइंस से ना प्रूव हो जाए। लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल। मैं ये कहूँ कि आपका भाई जो है वो मेरे बराबर वाले रूम में जो है बैठा हुआ है। अब आप मुझे ये कहें कि मैं ये तुम्हारी बात जब तक नहीं मानूँगा जब तक ये साइंस से ना प्रूव हो जाए। दैट इज़ साइंटिज़्म। तो साइंस और साइंटिज़्म में जो है वो डिफ़रेंस है। लेकिन आज हम जो है लिबरलिज़्म के बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि उस टाइम जो है लिबरलिज़्म इतनी तेज़ी से फ़ेमस कैसे होने लगा था? क्यों लोग जो है इसको अपनाने लगे थे? तो ये बात हमको माइंड में रखनी चाहिए कि उस टाइम की जो सोसाइटी थी, वो 3 तरह की प्रॉब्लम्स जो है फेस कर रही थी। पहला था आपका इंस्टीट्यूशनल स्लेवरी, या फिर इसको सोशल स्लेवरी भी कह सकते हैं, और दूसरा था आपका पॉलिटिकल स्लेवरी, और तीसरा था आपका इकोनॉमिक स्लेवरी। इंस्टीट्यूशनल स्लेवरी में क्या हुआ करता था कि जो पावरफुल ग्रुप हुआ करते थे, वो कॉमन लोगों की पर्सनल चॉइस को जो है इंटरफियर किया करते थे। और पॉलिटिकल स्लेवरी में क्या हुआ करता था कि सबसे ऊपर किंग हुआ करता था, फिर आपके नोबल्स हुआ करते थे, फिर जो है लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, फिर कॉमन लोग आया करते थे कहीं नीचे जाकर। और इकोनॉमिक स्लेवरी में क्या चल रहा था कि जो लोग थे, कॉमन लोग, उनको जो है अपने ऊपर वाले के लिए, फिर उसके ऊपर वाले के लिए, फिर उसके ऊपर वाले के लिए जो है काम करना पड़ता था। तो यानी जो कमा रहे थे, जो इतनी वो मेहनत कर रहे थे, वो उनको कुछ नहीं बचता था, ऊपर वाले जो है वो सारा ले लिया करते थे। तो इस तरह की जो है स्लेवरी हम वहाँ पे उस टाइम की सोसाइटी में देख रहे थे। अब ऐसी सिचुएशन में अगर कोई आपको आकर लिबरलिज़्म जैसा, जो कि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा वर्ड जो है, ऐसा शब्द, और इस तरह की बातें आपको करे, आपके सामने करे, तो आप फ़ॉर श्योर जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको जो है लेकर आगे बढ़ेंगे। यही जो है वहाँ पर हुआ था, और इसीलिए जो है आज हम देखते हैं कि लिबरलिज़्म जो है वो इतनी तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ा था। और फिर इसी के रिज़ल्ट में हम जो है 1789 में जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखते हैं, जहाँ पे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और इस तरह के शब्दों का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लोगों के दिलों में जो है एक उम्मीद जो है उभर कर सामने आती है। लेकिन फिर यहाँ से एक और नया खेल शुरू हो जाता है, जिसको आज हम कैपिटलिज़्म के नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले लिबरलिज़्म की हिस्ट्री को जानेंगे, फिर इसमें जो कॉन्ट्रडिक्शन पाई जाती हैं, यानी प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, उसके बारे में बात करेंगे, और फिर हम जो है इसका कैपिटलिज़्म के साथ क्या रिलेशन है, इसके बारे में भी जो है बात करेंगे। तो इसकी हिस्ट्री को जानने के बाद हम जो है इसमें ज़रा कॉन्ट्रडिक्शन जो इसमें पाया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये बात हम जानते हैं कि लिबरलिज़्म जो है वो 3 पिलर्स पर जो है वो टिका हुआ है, जिसमें से पहला जो है वो मॉरल प्रोग्रेस है, दूसरा इक्वालिटी है, और तीसरा जो है वो फ्रीडम है। मॉरल प्रोग्रेस, ये लोग ये कहते हैं कि अगर हम जो टाइम गुजर चुका है, उस टाइम से आज के टाइम को कंपेयर करें, तो आज का जो पीरियड है, जो टाइम जो चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है मॉरली, और पहले जो है उतना अच्छा नहीं हुआ करता था। लेकिन लिबरलिज़्म के आने के बाद ही हम देखते हैं कि हम जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसको फेस करते हैं, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है, और शायद बहुत जल्द हम थर्ड वर्ल्ड वॉर भी जो है वो देख लेंगे। अब इसमें हमें ये देखना होगा, क्या हम मॉरली प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं। इसी के 2 दूसरे पिलर्स को मैंने बताया, 3 पिलर्स हैं, मॉरल प्रोग्रेस, फ्रीडम, इक्वालिटी। ये जो फ्रीडम और इक्वालिटी है, इसको जानकर हम ये समझेंगे कि क्या सच में हम मॉरली प्रोग्रेस कर रहे हैं, या फिर इसमें बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो पाई जा रही हैं। वो प्रॉब्लम्स वो क्या है, हम एक के बाद एक के बारे में बात करेंगे। पहले हम इक्वालिटी को समझेंगे और फिर हम फ्रीडम पर आएंगे। तो अगर हम इक्वालिटी के बारे में बात करें, तो लिबरलिज्म इक्वालिटी को जो है वो गोल्डन रूल से जो है जस्टिफाई करता है। अब गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल का मतलब ये होता है कि ट्रीट अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड बाय अदर्स। यानी आप दूसरों को वैसे ट्रीट करें जैसे कि आप चाहते हैं कि दूसरे आपको ट्रीट करें। यानी इसको इस तरह से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हर आदमी चाहता है कि भाई हमको इज्जत मिले, तो भाई आप दूसरों को इज्जत दो।
तो वो भी आपको इज्जत देगा। अभी तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें कॉन्ट्रडिक्शन भी पाई जा रही है, यानी प्रॉब्लम। किस तरह से? कि कोई आदमी है जिसको टॉर्चर जो है वो पसंद है, उसको पेन जो है वो क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अगर कोई ये कहे कि यार मुझे टॉर्चर करो, मुझे मज़ा तभी आता है। मैसोकिस्ट इसका एक एग्जाम्पल है, यानी वो लोग जिनको सेक्स के बीच मज़ा जभी आता है जब उनको पेन दिया जाए, यानी उनको कोई एक मारे पीटे या फिर इस तरह का कोई भी एक्शन करे। तो अगर किसी आदमी को टॉर्चर होना अच्छा लगता है तो इसका मतलब ये है कि वो भी दूसरे को टॉर्चर करेगा। यानी अगर मैं ये चाहूं कि मुझे पेन कोई दे और मुझे तभी मजा आ रहा है, तो फिर इसके अगर अगर इसके हिसाब से हम देखें कि ट्रीट अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड बाय अदर्स, तो आप दूसरे से पेन लीजिए और आप भी उसको पेन दीजिए। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि आप कहीं पर जॉब करते हैं, आपके घर में आपकी वाइफ है, आप पूरे दिन के थके हारे जो है वो घर पर वापस आते हैं और अब जो है आप जो है बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं किसी से बात करूं, जाऊं घर आराम से, जाऊं खाऊं पीऊं और सो जाऊं। अब आप घर पहुंचे तो आपकी वाइफ जो है वो पहले ही से जो है बहुत सी स्टोरी लेकर बैठी है, जिसका वो सोच चुकी है कि जब आप जाएंगे तो आपको वो बताएगी। लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि भाई मैं जो है आराम से जाकर बैठ जाऊं और क्या कहते हैं सो जाऊं, मुझसे कोई ज्यादा बात ना करे। लेकिन आपकी वाइफ जो है वो आपसे ये नहीं चाहती, वो तो आपसे बात करना चाह रही है। तो आप समझ रहे हैं? तो आप अपने लिए क्या चाह रहे हैं? आप अपने लिए ये चाह रहे हैं कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम, मुझे कोई परेशान ना करे, मैं आराम से सो जाऊं। लेकिन आपकी वाइफ जो है वो दूसरा कुछ चाह रही है। तो जब आप अपने लिए ये चाहते हैं कि आपसे कोई बात ना करे, तो इसी तरह से आप भी उससे बात नहीं करेंगे। लेकिन आपकी वाइफ तो ये नहीं चाह रही, आपकी वाइफ तो ये चाह रही है कि मैं उससे बात करूं, यानी आप जो है उससे बात करें। तो यहां पर भी कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। अब ऐसे तो फैमिली और कम्युनिटी जो है वो तो खत्म हो जाएगी। और इसीलिए कहा जाता है कि लिबरलिज्म जो है वो इंडिविजुअल्स की बात करता है, सोसाइटी की, कम्युनिटी की बात नहीं करता है। यानी बस आप खुश रहें, बाकी आपकी जो कम्युनिटी है, आपके जो रिलेशंस है, वो स्टेबल रहे या ना रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पहली कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो इक्वालिटी में जो है हमको देखने को मिल रही है। एक और जो कॉन्ट्रडिक्शन जो है इक्वालिटी में जो पाई जाती है, वो ये है कि इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि सेम चीज़ों को सेम तरह से जो है ट्रीट करना, और जो डिफरेंट तरह की जो चीज़ें हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट तरह से जो है ट्रीट करना। जैसे कि मतलब मान लीजिए कि आप बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करिए और एक बड़े को बड़े की तरह ट्रीट करिए, दोनों को जो है आप इक्वली जो है वो ना ट्रीट करिए। और बड़े अगर आप हैं और आप ही के बराबर का जो दूसरा बंदा है, उसको जो है चूंकि दोनों सेम है तो दोनों सेम अगर हुए तो दोनों को जो है एक जैसा ट्रीट करिए। लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी में लिबरलिज्म ये कहता है कि मेल और फीमेल दोनों को जो है वो आप इक्वली ट्रीट करिए। लेकिन क्या मेल और फीमेल जो है वो बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली सेम है? तो जवाब है नहीं। ये बात साइंस प्रूफ कर चुका है, साइंस बता चुका है कि मेल और फीमेल ना ही बायोलॉजिकली और ना ही साइकोलॉजिकली जो है सेम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी ये कह रहा है कि नहीं, आप सेम ट्रीट करिए। तो ये एक और कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है हमको वो लिबरलिज्म जिस इक्वालिटी के बारे में बात करता है उसमें जो है देखने को नजर आती हैं। अब जो हम बात करेंगे वो इसी के तीसरे पिलर जो कि फ्रीडम है उसके बारे में बात करेंगे कि उसमें क्या क्या कॉन्ट्रडिक्शन और क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो हमको देखने को मिलती हैं। फ्रीडम के बारे में, तो जिस फ्रीडम के बारे में लिबरलिज्म जो है बात करता है, उसको समझने के लिए हमको जो है जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो हार्म प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट दिया था उसको समझना होगा। हार्म प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? ये हमको ये बताता है कि आप कहाँ तक आजाद हैं, यानी कब तक आजाद हैं। ये कहता है कि आप कुछ भी करिए, बस किसी को आप फाइनेंशियली और फिजिकली जो है हार्म ना पहुंचाइए, यानी नुकसान ना पहुंचाइए। इसका मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियली आप किसी की जो है किसी के यहाँ चोरी ना करिए, किसी का पैसा ना चुराइए, एक चीज। और फिजिकली आप किसी को मारिए पीटिए नहीं। ये हो गया आपका जो है फाइनेंशियली और फिजिकली। लेकिन आप किसी को इसका इतनी डेफिनेशन है हार्म प्रिंसिपल की, और ये इसी और लिबरलिज्म जो है इसी हार्म प्रिंसिपल को लेकर जो है वो फ्रीडम जो है उसको जस्टिफाई करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी को भी जो है मेंटली जो है वो हार्म पहुंचा सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लीजिए आपकी वाइफ है, आपकी वाइफ जो है वो किसी दूसरे के पास जाती है और वहां पे रिलेशन बना लेती है, आपको पता चल जाता है। लेकिन
अब वो तो ये कहेगी हार्म प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि मैंने ना आपको फाइनेंशियली और ना ही फिजिकली जो है हार्म किया है, लेकिन देखा जाए तो मेंटली हार्म किया है, लेकिन हार्म प्रिंसिपल इसको नहीं मानता। इसको कहता है ठीक है ये अलाउ है, ये है फ्रीडम, जिसको जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो है बताया था। अब अगर मैं और आगे बढ़ के बात करूं कि दूसरे को फिजिकली और नहीं फाइनेंशियली, यानी अपने आप को आप जो है फिजिकली भी और फाइनेंशियली जो है क्या कहते हैं हार्म पहुंचा सकते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी, अब पुलिस वाला आ गया, पुलिस वाला जो है उसने कहा कि आप सीट बेल्ट बांधिए, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैं तो जो कुछ कर रहा हूं अपने आप के साथ कर रहा हूं, आपको क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पर भी जो है हार्म प्रिंसिपल जो है वो टूट जाता है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हो और वहां पर जो है आप हार्म प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हो, उसमें खुद इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब जो है चीजें जिसको हम ये समझते हैं कि बहुत अच्छी है बहुत बुरी है, इसके बारे में हमको जो है सोचना चाहिए। अब इसी फ्रीडम में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है, तो याद रखिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो उसका फायदा सिर्फ जो डोमिनेटेड क्लास थी, यानी वो क्लास जिनके पास पावर थी, उन्होंने सिर्फ इसका जो है यूज किया, बल्कि यूज किया मैं तो ये कहूंगा मिस यूज किया। आप देख सकते हैं कि नाजी जर्मनी में लोग ओपिनियन शेयर करने के बहाने जो है वो जेनोसाइड को जो है उसको जस्टिफाई करने लगे थे। आज के अगर हम दुनिया में देखें तो याद रखिए कि आप और हम अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ कह देंगे तो शायद क्या कहते हैं उस पर बहुत जल्दी जो है वो एक्शन ले लिया जाएगा। लेकिन वहीं अगर कोई रूलिंग पार्टी का आदमी फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है यूज करता है तो उसके साथ कुछ नहीं होता है। तो जिन लोगों के पास पावर होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच का वही लोग यूज कर पाते हैं। हिस्टोरिकली भी ये बात प्रूफ हो चुकी है और आज की दुनिया में भी जो है आप ये बात देख सकते हैं। अब तीसरी और आखिरी चीज जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, वो था कैपिटलिज्म का लिबरलिज्म के साथ क्या रिलेशन है और कैपिटलिज्म क्या है। तो याद रखिएगा कि कैपिटलिज्म का जो आसान सा मतलब है वो ये है कि मार्केट का फ्री होना, लेकिन ये मार्केट सच में सिर्फ उन लोगों के लिए फ्री थी जिनके पास पैसा था या फिर जिनके पास पावर थी। इसीलिए आज हम देखते हैं कि जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते चले जा रहे हैं और जो लोग गरीब हैं वो आज भी वैसे के वैसे ही गरीब हैं। याद रखिए कि कैपिटलिज्म लिबरलिज्म के नाम पर जो है वो इतना ज्यादा आगे बढ़ा है और आज हम यही देख रहे हैं कि हमारी जो दुनिया है वो कैपिटलिज्म की तरफ जो है बढ़ती चली जा रही है। और फिर लिबरलिज्म यहीं पर ही नहीं रुकता है, बल्कि एक नया फॉर्म आ जाता है जिसको आज हम नियो लिबरलिज्म के नाम से जानते हैं। और उसी का एक रिजल्ट है कि आज हम क्राइसिस देख रहे हैं, आज हम पॉल्यूशन से ना जाने कितने लोगों को मरते हुए देख रहे हैं। ये सब लिबरलिज्म ही का जो है एक जो है रिजल्ट हमारे सामने नजर आता है। इतना कुछ जानने और समझने के बाद ये बात समझ में आ जाती है कि प्रॉब्लम जो है वो लिबरलिज्म में नहीं है, बल्कि लिबरलिज्म ही एक प्रॉब्लम है। SM अहमद।